कुछ अहम और बड़ी खबरें जिसके बारे में आज पूरा दिन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हर किसी की निगाहें हैं ना वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होने वाली पासिंग आउट परेड पर होंगी, जब देश के जाबाज अपना दमखम दिखाएंगे। दीपा, बिल्कुल स्नेहलता, इस पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और इस बार आईएमए से 387 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होने जा रहे हैं, जिनमें से 319 बतौर अफसर भारतीय सेना से जुड़ेंगे। इस बार मित्र देशों के 68 जेंटलमैन कैडेट भी पास आउट होने वाले हैं। बिल्कुल दीपा, आपसे कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सुबह करीब 9 बजे पासिंग आउट परेड शुरू होनी है। पासिंग आउट परेड में देश विदेश के 387 जेंटलमैन कैडेट शामिल होंगे। 319 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिलेंगे, जबकि 8 मित्र देश जिसमें आते हैं अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, तंजानिया और तुर्कमेनिस्तान, यहां से इनकी सेना को भी हमारे इस कार्यक्रम में 68 युवा सैनिक अधिकारी मिलेंगे जो पासिंग आउट परेड का हिस्सा होंगे। बिल्कुल, पासिंग आउट परेड में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत को इस पासिंग आउट परेड में शामिल होना था। अब देखिए अचानक से किस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं। अब जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे, वो इस पासिंग आउट परेड का हिस्सा अब कभी नहीं बन पाएंगे। तो आज लगातार नजरें आईएमए पर टिकी रहेंगी और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता विनोद कुमार। उनके पास सीधे लिए चलते हैं। विनोद, पासिंग आउट परेड आज होना है, मुख्य खासतौर से महामहिम रामनाथ कोविंद वहां पर शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। क्या कुछ जानकारियां हैं, कैसी तैयारी, कितनी देर में शुरू हो जाएगी परेड? बिल्कुल दीपा, देखिए अभी तो 8 बजे के करीब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो जेंटलमैन कैडेट्स है परेड अभी शुरू होने वाली है और थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी है। और मैं आपको तैयारी दिखाऊं कि ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी का चैटवुड बिल्डिंग है, जहां आप देख सकते हैं कि जो अभी 387 जो जेंटलमैन कैडेट यहां से पास आउट होंगे और 319 उसमें भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो 68 विदेशी जो अपने जेंटलमैन कैडेट्स हैं, यानी मित्र राष्ट्र के जो जेंटलमैन कैडेट है वो आज पास आउट यहाँ से होंगे। तैयारी पूरी है। 8 बजे इसी प्रांगण से जेंटलमैन कैडेट पास आउट होंगे और बतौर मुख्य अतिथि के रूप में और रिव्यू ऑफिसर के रूप में यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद परेड की सलामी लेंगे और जेंटलमैन कैडेट्स के लिए संबोधन भी करेंगे। तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये है और सीधे तौर पर जिस तरह से एक बड़ा हादसा सीडीएस विपिन रावत का रहा है, क्योंकि उनको भी इस प्रांगण में इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन एक दुखद हादसा उससे ठीक पहले परेड से हुआ और सीधे तौर पर पूरे प्रदेश में राजकीय शोक है। और सीधे तौर पर मैं अपने कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस से कहूँगा कि जो तिरंगा है यानी राष्ट्रीय ध्वज है वो बिल्कुल राजकीय शोक में है और देखिए तिरंगा झुका हुआ है और एक गमगीन माहौल जरूर है प्रदेश का, लेकिन उससे ठीक पहले इस पल को हर कोई संजोए रखना चाहता है। आज 387 जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, 319 भारत के हैं। और अगर बात करें मित्र देश जिसमें भूटान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, तमाम ऐसे जो अपने मित्र देश हैं उनके भी आज 68 जेंटलमैन कैडेट इसी प्रांगण से पास आउट होंगे। और बात करें अगर जो जश्न की थी, यानी जब जेंटलमैन कैडेट यहाँ से पास आउट होता है तो जश्न जरूर मनाते हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा जिस तरह से सीडीएस विपिन रावत के निधन के कारण हुआ है उसको लेकर जो सेरेमनी में जश्न होता था जेंटलमैन कैडेट्स का वो इस बार नहीं होगा। खाली एक खाना पूर्ति करके अनौपचारिक तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए ये आज का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। लिहाजा 8 बजे इसी प्रांगण में जेंटलमैन कैडेट्स आएंगे और अपनी परेड का करेंगे और रामनाथ कोविंद जो खुद रात ही देहरादून पहुंच चुके थे और बतौर रिव्यू ऑफिसर के रूप में वो यहाँ पर पहुंचेंगे और परेड की सलामी लेंगे। लिहाजा अपना एक संबोधन भी राष्ट्रपति का यहाँ पर है, जेंटलमैन कैडेट्स को वो संबोधन करेंगे दीपा।
और उसके बाद जो आखिरकार उनके संबोधन में क्या रहता है। और एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस तरह से रात ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देहरादून पहुंच चुके थे, और एक जानकारी अभी तक मिल रही है, ये संभावना है कि आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे भी यहां पर पहुंच सकते हैं। हालांकि कोई अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रपति के साथ साथ वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसी प्रांगण से आज 387 जेंटलमैन कैडेट लगातार नजरें पूरे देश की वहां पर टिकी हुई हैं। थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। स्नेहलता, कितना अच्छा होता, जश्न दोगुना हो जाता अगर जनरल बिपिन रावत इस परेड में शामिल हो पाते। क्योंकि ये परेड जो देखता है उसकी खूबसूरती उसके जहन में पूरी जिंदगी रहती है, और वो जो जोश और जो एनर्जी होती है वो बहुत अच्छे से वाइब्रेट करती है। लेकिन इस बार नहीं होगा। दीपा, आगे बढ़ते हैं। देहरादून से जो बड़ी खबर है वो दर्शकों को बताते हैं। क्योंकि विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है, तो सदन के पटल पर 8 विधेयक रखे जाने हैं, जिसमें देवस्थानम बोर्ड एक्ट को निरस्त करने पर दीपा चर्चा होगी। वो बेहद अहम है, और सरकार की ओर से सदन के पटल पर रखे गए 8 विधेयक, जिसमें हमने देवस्थानम बोर्ड का जिक्र कर ही दिया, इसे निरस्त किया जाना है। और कल तकरीबन 1353 करोड़ का अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर रखा गया है। आज सदन के भीतर देवस्थानम बोर्ड को एक्ट को निरस्त करने के लिए जो चर्चा है उस पर चर्चा होगी, और जाहिर तौर पे दीपा ऐसे में हंगामे के आसार तो तय ही मानिए। बिल्कुल, चुनाव नजदीक है और ऐसे में विपक्ष की पूरी कोशिश ये होगी कि सदन के भीतर सरकार को घेरा जाए। 8 विधेयक रखे जाने हैं आज सदन के पटल पर, ये जानकारी है। और साथ ही साथ विपक्ष पूरी रणनीति के साथ यहाँ पर पहुंचेगा। देवस्थानम बोर्ड एक्ट को निरस्त करने पर चर्चा आज होगी। इसको लेकर भी जाहिर सी बात है स्नेहलता, जबरदस्त हंगामा होगा सदन के भीतर। और देखिए, इसी बीच जो अहम है वो अनुपूरक बजट भी है, अब उसको भी चर्चा करके देखना होगा। हालांकि देवस्थानम बोर्ड वाला मुद्दा जितना गर्म रहने वाला है, ज्यादातर जो अपडेट्स जिसे कह सकते हैं वो वहीं से बन करके आएंगे। फिलहाल इंतजार करना होगा। बिल्कुल, सरकार ने 1353 करोड़ 79 लाख का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया, इस पर चर्चा होगी। दीपा, तो हम यही बता रहे थे कि हंगामे की बात, और उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन को अगर आप देखें तो हंगामे से भरा रहा। सरकार ने सदन के पटल पर अनुपूरक बजट तो पेश कर दिया, लेकिन हंगामा ही हंगामा। सरकार ने 1353 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया, जिसमें आपदा राहत निधि और एसडीआरएफ के लिए 668 करोड़ रुपए शामिल रहे। बिल्कुल, इस नेता पर्यावरण निदेशालय के तहत विभागीय सब्सिडी के लिए 10 करोड़ रुपए। अब विस्तार से आपको बता रहे हैं इसकी हाइलाइट्स। नंदा गौरा योजना के लिए 80 करोड़ रुपए, पीएमजीएसवाई निर्मित सड़कों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के मार्गों पुलियाओं के लिए 50 करोड़ रुपए, पीडब्ल्यूडी में निर्माण कामों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब इसको लेकर भी आज चर्चा होगी सदन के भीतर। अच्छा दीपा, विधानसभा सत्र को जब हमने देखा तो इस दौरान रोजगार का जब मुद्दा सामने आया तो खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार से रोजगार के मामले में आंकड़े मांग लिए, और वहां से शुरू होता है ढेर सारा हंगामा। मेरा पॉइंटेड सवाल है, सरकार ने कितने लोगों को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी दी? पॉइंटेड सवाल, रोजगार दिया? ये मेरा सवाल है। माननीय पहला सवाल कि सरकार जो बेकाबू बेरोजगारी दर है उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी कि उत्तराखंड पूरे देश के जो 27 राज्य हैं उनमें उत्तराखंड जो सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य हैं, 6 राज्य जो सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य हैं उनमें उत्तराखंड है, जिसे 3.1%। और माननीय अध्यक्ष जी, जो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट की बात आपने की है, उसी रिपोर्ट के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ, ये जो आपके पास है उसी रिपोर्ट के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे साथियों के जहाँ सरकार है राजस्थान में, वहां 20.4% बेरोजगारी की दर है। आप गलत आंकड़ा पेश करके सदन को भी भ्रमित कर रहे हैं, देखो आप देश और जनता को भी भ्रमित कर रहे हैं। भारत सरकार का आंकड़ा मान्यवर हाईएस्ट जो जम्मू कश्मीर का सेकंड उत्तराखंड है। एक तो प्राइवेट संस्था है, एक जो सरकारी है,
किसके आधार पर जो आंकड़े आप बता रहे हैं, किसके आधार पर आप बता रहे हैं, ये बता दें मंत्री जी। जिस रिपोर्ट की बात ये कर रहे हैं मैं अभी उसी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। मैं ये भारत सरकार के पढ़ लो ना, इन्होंने भी तो पढ़ाया अभी। ये है ना आवधिक समग्र सर्वेक्षण PLFS। और माननीय अध्यक्ष जी ये आंकड़े बिल्कुल सही आंकड़े, माने आपके कहने से थोड़ी गलत हो जाएंगे आंकड़े। अब चलिए स्नेहा आगे बढ़ते हैं और ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आज क्या बड़ी सौगातें मिलनी हैं, क्या बड़ी खबरें आज रहने वाली हैं। वो सियासी खबर हो या फिर गैर सियासी खबर, सभी पर हमारी नजर लगातार रहने वाली है। अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। बिल्कुल दीपा, सियासी खबरों पर तो लगातार हमारी नजर बनी रहती है और हमारी कोशिश भी रहती है कि चुनाव से जुड़ी हो या फिर गैर चुनावी खबर हो, वो आपसे अछूती ना रहे। इसीलिए आज कौन सी खबरें पूरे दिन बज़ क्रिएट करेंगी ये बताएंगे मेरी सहयोगी दीपा। ओवर टू यू। तो आज की बड़ी खबरों में बिल्कुल आज की बड़ी खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। देश में कोरोना के हालात पर बड़ी बैठक आज होनी है। दोपहर 2:30 बजे कैबिनेट सचिव लेंगे बैठक, नीति आयोग के मेंबर्स बैठक में शामिल होंगे। बूस्टर डोज पर और अतिरिक्त डोज के संबंध में चर्चा होगी। और साथ ही आगे बढ़ते हुए यूपी में फिर से फैलने लगा है कोरोना का संक्रमण। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है और इसीलिए वहां पर नजर भी पुख्ता तौर से रखी जा रही है। 24 घंटे में 16 नए मामले, 2 मरीजों की मौत हुई। और साथ ही साथ लखनऊ में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। 24 एक्टिव केस हैं। यूपी की ताजा खबर आपको बता रहे हैं कोरोना के लिहाज से। यूपी के डीजीपी, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर भी संक्रमित। दोनों की पहली रिपोर्ट संक्रमित आई है। हालांकि डीजीपी की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव है, तो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर की दूसरी रिपोर्ट का भी लगातार इंतजार यहां पर किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट पर इंतजार है, उसके बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन यूपी के लिहाज से कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है स्नेहा, वो बहुत गंभीर हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा एक बार बढ़ना शुरू हुआ तो लगातार फैलता कोरोना जाएगा। स्नेहा। बिल्कुल दीपा, इन खबरों का मतलब साफ है कि एक बार फिर से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में फैलने वाला है। तो सावधान करने वाली ये खबर जानना बेहद ज़रूरी थी और इसीलिए हम आप तक हर एक वो जानकारी पहुंचाते हैं जो आपसे जुड़ी हुई हो। और ये तो ऐसी जानकारी है जिसका दंश पिछले कई सालों से, 2 सालों से तो हम देख रहे हैं। बिल्कुल, अब देखेंगे धुआंधार 22। आज लखनऊ में अखिलेश ने बैठक बुलाई। 2022 चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। सभी जिला, महानगर, विधानसभा अध्यक्ष होंगे शामिल। करीब 500 लोगों के पहुंचने की खबर। मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर हमला बोला, कहा इस गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश की सरकार में थाने से छुड़ाए जाते थे अपराधी। सहारनपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने छुटमला विधानसभा में जनता को संबोधित किया। संबोधन के बाद सिद्धिपीठ श्री शाकंभरी देवी का आशीर्वाद लिया। आजमगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला, कहा कि अखिलेश को लगी है खुद को मुख्यमंत्री समझने की लाइलाज बीमारी। बलिया में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विरोधियों पर चुटकी ली। अखिलेश माया को लेकर कहा कि दिल्ली में एसी में छुप छुप कर भैया जी, बहन जी ट्विटर खेल रहे थे। उसी समय मोदी जी ने पूरे देश को फ्री में वैक्सीन दी। विधानसभा में कांग्रेस ने उठाया एसपी बागेश्वर को चालान रद्द करने वाले पत्र का मुद्दा। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा मामले की कराएंगे जांच। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सरकार के द्वारा 7 लाख लोगों को स्वरोजगार मुहैया कराए जाने के आंकड़ों पर जमकर नोकझोंक हुई। हल्द्वानी ब्लॉक की बीडीसी बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कई अधिकारियों के मीटिंग में नहीं पहुंचने पर हंगामा किया। सभी विभागीय अधिकारियों के बैठक में नहीं पहुंचने तक ग्राम प्रधान करेंगे मीटिंग का बहिष्कार। चले स्नेहलता, अब आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया है यूपी और उत्तराखंड में नेताओं के चुनावी दौरे पर एक नजर डालने की। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूँ कि कौन सा नेता आज कहाँ रहने वाला है। आप बने रहिए।
बिल्कुल दीपा, ये चुनावी समर है, ये वो रण है जहां पर हर किसी की मौजूदगी बहुत कुछ बताती है। हर एक मंच पर जिस तरीके की बातें होती हैं वो भी पूरे दिन का हाईलाइट बनाती है। तो क्यों ना जाने कि आज कैसी हलचल रहेगी। जी दीपा। जी स्नेहलता, आपको बताते हैं कि आज कौन कहां पर रहने वाला है, कहां पर जनसभाएं होनी है, बड़ा कार्यक्रम आज दिन भर में क्या होने वाला है। आज यूपी को सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की सौगात देने प्रधानमंत्री मोदी बलरामपुर दौरे पर रहेंगे। उनके इस दौरे पर भी लगातार नजर रहेगी, वो कब पहुंचेंगे, उसके बाद क्या आगे बढ़ेगा कार्यक्रम। जहां दोपहर 1 बजे के आसपास पहुंचने के बाद वो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद जनसभा को भी संबोधन का कार्यक्रम है। इसके अलावा सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं 2022 चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरठ में रहेंगे, जहां वो बूथ सम्मेलन में जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देंगे। यहां पर वो पश्चिमी यूपी के 4 जिलों के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे और उनके अलावा कई दिग्गज भी इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। आगे बढ़ते, महामहिम रामनाथ कोविंद देहरादून में हैं, जहां आज वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होने वाली पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अब से कुछ देर के बाद से परेड शुरू भी हो जाएगी। और वहीं भाजपा के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान अयोध्या में युवोत्थान युवा सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं संग सीधा संवाद भी आज करने वाले हैं। और उधर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी के गढ़ हापुड़ में रैली करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे सतीश चंद्र मिश्रा हापुड़ पहुंचेंगे, जहां कई जिलों के कार्यकर्ता होंगे। खबर यही है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर आज जुट सकते हैं। तो आज दिन भर का कार्यक्रम है, कहां पर कौन दिग्गज रहने वाला है, इस पर हमारी लगातार नजर रहेगी। एबीपी गंगा पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को देता रहेगा। बिल्कुल दीपा, देखिए ये वो दौरे हैं जिनकी जानकारी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ मंच पे कब कौन क्या बोल जाए, ये इसी पे तो निगाहें टिकी रहती है। बिल्कुल, और कौन कहाँ पर आज रहने वाला है, कहाँ पर सभाएं होंगी, कहाँ पर लोगों को सौगातें मिलनी है, ये बताना दर्शकों को बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दीपा, वक्त है कि यूपी विधानसभा चुनाव जब इतना नजदीक है, चुनावी सरगर्मियां हैं, तो नेताजी के पास एक और चैलेंज है कि पहले तो वो खुद को फिट रखें, तभी तो जाके जगह जगह रैलियों में शामिल होंगे, ललकारेंगे, जोश भरेंगे। तो आज हम ये जानेंगे कि नेताजी कितने फिट हैं, तभी तो हिट हैं। इसी कड़ी में उन नेताओं को हम दिखाते हैं जो कम से कम अपने आप को फिट रखने की कोशिश तो जरूर करते हैं। आज कौन सा नाम है? रायबरेली के बछरावा से बीजेपी विधायक हैं राम नरेश रावत, इनका फंडा। सुबह सोकर जागने के बाद मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद में योगा करता हूँ अपनी छत पर आकर के, और यहीं से एक आधा घंटा 45 मिनट का योगा करते हैं। और सवेरे सोकर जागने के बाद स्नान किया, योगा किया, फ्रेश हुए, फिर नाश्ता लेता हूँ। नाश्ते में मैं भिगोए हुए चना हल्का सा गर्म करके और अनार का दाना, ये 2 नाश्ते लेते हैं। और कभी कभी ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी या काढ़ा लेते हैं। जब से कोरोना काल आया है तब से मैं काढ़ा ही लेता हूँ। दिन का खाना अगर भूख लगी तो थोड़ा बहुत नाश्ता पानी, पराठा, सब्जी, रोटी खा लिया, और नहीं तो पैक करा करके चले जाते हैं जनता के बीच में। बाहर के खाने को अवॉइड करता हूँ। तो नेताजी ये ठीक करते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाते। वैसे भी दीपा, फिटनेस के लिए कहा जाता है 20% एक्सरसाइज है, 80% आपकी डाइट है। बिल्कुल कम खाइए, हेल्दी खाइए, और ये नेताजी के लिए तो बहुत ज़रूरी है स्नेहलता, क्योंकि जितना ज़्यादा वो एक्सरसाइज करेंगे, खुद को फिट रखेंगे, तो फिर आने वाले चुनाव में उनको और भी मदद मिलेगी। फिलहाल गंगा सवेरा में आज के लिए बस इतना ही। अब से कुछ देर बाद एबीपी गंगा पर देखिए आज की बात, जिसमें होगा खास खबरों का पूरा विश्लेषण।